हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर अभी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़, जिसके अंदर हम सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और मेन जो मोटिव है नई वीडियोस बनाने का। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप सोचोगे और आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो ये नई वीडियोस क्यों? थोड़ा मैंने देखा वहाँ पे गैप मुझे महसूस हुआ कि डिटेल में थोड़ी कम एनालिसिस है। मोस्टली फोकस हो रहा है कि भाई शुरुआत से ही आपको पता चल जाए डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके यूज़ केसेस क्या हैं, ताकि आप उसको कभी ना भूलें। थोड़ा मेरा ये अप्रोच रहता है पढ़ाने का कि पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाऊं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में हम मूव करें। तो ये अप्रोच रहेगा मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने का। और अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा होता है, हम भी जो कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, तो वी आर जस्ट प्लेइंग विद द डेटा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हम पढ़ते हैं, उनकी स्टडी को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी स्टडी, पूरा सब्जेक्ट जो डीएसए सब्जेक्ट माना जाता है, दैट इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ कि इसका पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, ताकि फ़ायदा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसका सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ एक लाइब्रेरी सिस्टम का। आप इमेजिन कीजिए, आप एक लाइब्रेरी के अंदर हैं और वहाँ पे बुक्स बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ऐसे ही रखी हुई हैं सारी बुक्स एक हीप बना के, और काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब बंडल बना के रख दिया आपकी किताबों का। तो जब आप उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो आपको लेट्स से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। आप क्या क्या परफॉर्म करते हो? आप बुक सर्च करते हो, या आप बुक सबमिट करके आते हो, इंसर्ट बुक, या आप बुक को लेट्स से इंसर्ट, और जनरली हम यही काम करते हैं। तो वहाँ पे ऑपरेशन जो आपका है, लेट्स से आपको बुक ढूंढनी है, तो कितना टाइम लगेगा, आपको कितनी मेहनत लगेगी वो करने में? तो वो उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी किताबें हैं, बिकॉज किताबें ऑर्गेनाइज नहीं हैं। आपको नहीं पता कि जो ये बंडल है किताबों का, जो ये यहाँ पे कूड़ेदान बना के रखा हुआ है, इसमें कौन सी आपकी किताब है। तो आप क्या करोगे, एक एक करके आप अपनी किताबें ढूंढोगे कि भाई क्या ये किताब मेरी है, क्या ये किताब मेरी है, क्या ये किताब मेरी है। तो जितनी मैक्सिमम लेट से 1000 किताबें हैं, तो वर्स्ट केस में आपको सारी किताबें चेक करनी पड़ेंगी अपनी किताब ढूंढने के लिए। वहीं अगर आपको बुक रख के आनी है लाइब्रेरी के अंदर, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, आप बस सिंपल आप अपनी किताब वहाँ रख के आ जाओगे। तो दिस इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन अगर चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर। तो अब आप जो हमारी नॉर्मल लाइब्रेरीज होती हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ऑर्गेनाइज होने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा सेक्शन कंप्यूटर साइंस का है, कौन सा मैकेनिकल का है, कौन सा सिविल का है। तो जो सेक्शन कंप्यूटर साइंस का है आप उसके अंदर जाते हो। फिर उसके अंदर भी सेक्शंस बने होते हैं कि फर्स्ट ईयर की किताब, सेकेंड ईयर की किताब, थर्ड की, फोर्थ की। तो उसमें से भी जो ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन से हमारा टाइम बचा, हमारे एफर्ट्स बचे। सिमिलरली यही पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर का, कि हमारे पास जो डेटा है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना, ऐसे स्टोर करना, ताकि हम उसमें एफिशिएंटली ये ऑपरेशंस कर पाएँ। इन ऑपरेशंस का नाम क्या है? इंसर्ट, डिलीट, आपका सर्च, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं। जो भी ये ऑपरेशंस हैं, हमारा कोर आइडिया ही यही है कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा नहीं है, ताकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करें तो ये चीज़ हम ध्यान में रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिज़ाइन करना है कि लॉगिंग सिस्टम, जो लॉग्स हमारे आते हैं कि कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसमें लॉग्स जनरेट होते हैं कि अभी आप इस पर क्लिक किया, आपने इसमें क्लिक किया। तो लेट्स से आप ये एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप एनालाइज करोगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूं, ताकि जो आप एनालाइज करोगे कि लॉग एप्लीकेशन में इंसर्शन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है, कि लॉग्स बार बार जनरेट हो रहे तो इंसर्शन ज़्यादा, तो ऐसा एक आप बनाने की कोशिश करोगे जो कि इंसर्शन बहुत फ्रीक्वेंट हो, जैसे ये वाला सिस्टम कि भाई अनसॉर्टेड चीज़ें रखूँगा, इंसर्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों का एनालिसिस इस सब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन दीज पर्टिकुलर ऑपरेशन विच इंक्लूड इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट बिगनिंग, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो दैट इज़ द कोर आइडिया एंड द बेसिक फंडामेंटल कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वेरियस ऑपरेशंस की, और उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि असली में बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर यानी सिंगल लाइन, आप जैसे क्यू होता है, आप लाइन में खड़े हैं, वो एक काइंड ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। स्टैक में आप खड़े हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, सारी चीज़ें। बट अभी आप क्लासिफिकेशन देखिए कि लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। लीनियर में आपका आता है एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक। ठीक है, और फिर आते हैं आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जैसे हमारा ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, ये हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जानना क्यों ज़रूरी है, तो कि हमें आइडिया रहे कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज नॉन लीनियर होने का भी एक रीज़न है, देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हैविंग अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो एक एक करके हम छोटा छोटा इनका इंट्रो देखते हैं कि इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें इंटरेस्ट जगे यार ये सब्जेक्ट में। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, जितने भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी आपके कोडिंग राउंड्स होते हैं, उनमें इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, ये एक तरह से कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट भी है कि जनरल बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ये आपका प्लस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले छोटा छोटा देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपका इंटरेस्ट बनाना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैक का यूज़ क्या है, तो स्टैक का यूज़ मैं आपको समझाता हूं कि रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कई जगह पे हमें ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहां पे जो चीज़ सबसे लास्ट में हुई है वो सबसे पहले रिमूव हो। इंसर्ट एट दी लास्ट, रिमूवल एट दी फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह का एप्लीकेशन हमारा स्टैक इम्प्लीमेंट करता है। अब आप पूछोगे भैया यार ये कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये कैसे यूज़ होता है, और इसका यूज़ मेरे को आप समझाओ कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो अगर जितनी बार आपने Ctrl+Z दबाया है अपने सिस्टम के ऊपर, उतनी बार आपने स्टैक का इस्तेमाल किया है। जितनी बार आपने ब्राउज़र के अंदर बैक बटन दबाया है ना, उतनी बार आपने स्टैक का यूज़ किया है। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ कि भाई स्टैक का यूज़ कहाँ होता है रियल लाइफ के अंदर, और हम कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपके पास आप ब्राउज़र खोल रहे हैं, आप क्रोम में हो, सबसे पहले आपने गूगल खोला, उसके बाद आप लेट्स से फेसबुक पे गए, फिर इंस्टा पे गए, उसी ब्राउज़र के थ्रू जा रहे हो, और फिर आप उसी हाइपर लिंक्स के थ्रू कि गूगल से फिर फेसबुक, फेसबुक से इंस्टा, एंड फिर लेट्स से यूट्यूब चले गए। तो ये जो हुआ है आपके साथ, ये गूगल से फेसबुक, इंस्टा, तो ये कहीं सेव होता है। जब आप ब्राउज़र के अंदर बैक बटन दबाते हो, तो अगर आप लेट्स से यूट्यूब पे हो और बैक बटन एक्टिव है आपका, तो पीछे आप इंस्टा पे आओगे, फिर फेसबुक पे आओगे, फिर गूगल पे आओगे। ऐसा नहीं हुआ कि यूट्यूब से सीधा फेसबुक पे आ गए, या तो एक काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग जो हो रही है वो स्टैक की ट्रैक करता है कि भाई रीसेंट एक्टिविटी क्या हुई है, रिसेंटली, इससे रीसेंट इंस्टा था, इससे रीसेंट फेसबुक था, इससे रीसेंट ये था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, इसका स्टोरेज हम किसके अंदर करते हैं, स्टैक के अंदर। जब ये क्रिएट होंगे तो गूगल यहाँ पे डल जाएगा, फिर फेसबुक डल जाएगा, फिर इंस्टा डल जाएगा, फिर यूट्यूब डल जाएगा, और जब आप रिमूवल करोगे तो फिर ऊपर से रिमूवल होगा। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैक भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
अब क्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो हमारा क्यू होता है उसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ हल्का सा। क्यू का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ बिहेवियर। जैसे कई जगह पे क्या होता है, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको ये मेंटेन करना पड़ता है कि जो एंट्री सबसे पहले हुई है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे मान के चलिए कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस आए CPU के पास एग्जीक्यूट करने के लिए कि भाई हमें एग्जीक्यूट करो, प्लीज़ चलाओ हमें। तो जो प्रोसेस सबसे पहले आया कायदे से वही चलना चाहिए अगर हम ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्यू वाला होता है। तो अगर मैं क्यू मेंटेन नहीं करूँगा तो मेरे पास ये ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। क्यू का मतलब है कि जो पहले आया है उसका काम पहले होगा, यही मतलब होता है। आप सोचो यार, नॉर्मली आप कहीं भी जाते हो, आप अगर लाइन में लगे हो तो आप ये सोच के लगे हो ना कि मैं 4 लोगों से पीछे हूँ तो मेरा नंबर 4 लोगों के बाद आएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि क्यू के अंदर आप लगे हो आपको पता ही नहीं मेरा नंबर कब आएगा। एक ऑर्डर्ड मेंटेन होता है ना कि जो बंदा पहले आया उसका काम पहले होगा, फिर ये उसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये जो ऑर्डरिंग है वो हम क्यू के थ्रू मेंटेन करते हैं, वेरी सिंपल, राइट। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो है ट्रीज़। कि भाई ये सब तो चलो समझ में आ रहा है, क्यू भी ठीक है, स्टैक भी ठीक ही लग रहा है, ये ट्री कहाँ से आ गया भाई, पेड़ वेड़ क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो यार इसका रीज़न है कि देयर आर एप्लीकेशन जहाँ पे हमें हिरारिकल चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, हिरार्की मेंटेन करनी पड़ती है कि भाई एक के अंडर 4 काम कर रहे हैं, एक के अंडर 4 काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है कि भाई लेट्स से हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करती है वो रिप्रेजेंट करना है। या आप सोचो फाइल डायरेक्टरी, जो आपकी फाइल सिस्टम होता है वो कैसे काम करती है। तो लेट्स से आप सी फोल्डर के अंदर, सी आप ड्राइव के अंदर हो, उसके अंदर कितने फोल्डर होते हैं, कितनी फाइल्स होती हैं। लेट्स से फोल्डर 1, फोल्डर 2, फाइल 1, फाइल 2। अब क्या है कि फोल्डर 1 के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, तो इसके अंदर फिर से बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, इसके अंदर और फोल्डर्स हो सकते हैं, फोल्डर 2, फाइल 1, फाइल 2, इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये जो हिरार्की है कि भाई एक के नीचे ये 4-5 हैं, फिर इसके अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है। तो तब हम ट्रीज़ पढ़ते हैं, उसमें बाइनरी ट्रीज़ आता है आपका, और नॉन बाइनरी ट्रीज़ भी होते हैं आपके, कंप्लीट बाइनरी ट्री और जनरिक ट्रीज़ भी होते हैं। तो AVL ट्रीज़, ट्री की बैलेंसिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ट्री के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो वो सब पूरी स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है वो है ग्राफ्स। तो ग्राफ क्यों पढ़ते हैं भाई, तो आपने गूगल मैप्स यूज़ किया है, अगर ग्राफ नहीं होता तो गूगल मैप नहीं होता गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, गूगल बर्बाद हो जाती है अगर ग्राफ नहीं होता तो आजकल सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू हो रही हैं। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ का यूज़ होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में ग्राफ का यूज़ होता है। आप गूगल मैप को ले लो, जहाँ भी आपको नोड और एजेस रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे सिटीज़ हैं, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, इनके बीच में जितनी भी कनेक्टिविटी है, किसी तीसरे तरीके की किसी भी कनेक्टिविटी है, तो ये सब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि भाई एक नोड्स हैं, हमारी सिटीज़ हैं, इनको कनेक्टिविटी है, तो रोड्स की कनेक्टिविटी हो सकती है। ये रोड छोड़ के ये फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम के अंदर कुछ ये लेट्स से तार बिछाने हैं आपको, तो उसके लिए भी ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। लेटेंसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोसेसेस की। तो बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको नहीं पता कि इसका जो बिहेवियर है कि फॉर एग्जांपल कितने रिलेशनशिप्स हैं, आपको रिलेशन रिप्रेजेंट करना है कि दिस इज़ अ चाइल्ड ऑफ दिस, और साइक्लिक बिहेवियर भी हो सकता है। तो इन सिंपल अभी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे सोचो, गूगल मैप्स ग्राफ के थ्रू बना है, पूरा का पूरा गूगल मैप्स ग्राफ के थ्रू बना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कि भाई 2 नोड्स मुझे दे रखे हैं 2 सिटीज़ के बीच में, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। होता है ना ग्राफ में जल्दी से आ जाता है कि भाई 2 घंटे लगेंगे, और ये वाला रास्ते से 3 घंटे, इससे 4 घंटे, इससे 5 घंटे, तो आप शॉर्टेस्ट चूज़ करते हो। कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, कितने सारे रोड का नेटवर्क है, उसमें से आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम ग्राफ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये जो पार्ट है वो एल्गोरिदम के अंदर आता है कि भाई कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर्स में हम ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसको बनाते कैसे हैं, उस पर BFS कैसे करते हैं, DFS कैसे करते हैं। तो गाइज इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो गाइज इस
पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊँगा, थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। मेन जो फोकस है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग A1 होनी चाहिए, चीज़ों को लेके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% सॉलिड होने चाहिए। और कोई पॉइंट नहीं है मेरा इन वीडियो को बनाने का, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। द आइडिया इज़ कि आपको सिंपल और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इन डिटेल चीज़ें बताई जाएँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो जल्दी से जल्दी आएँ और आपको पता रहे कि वीडियो आ चुकी है इस चीज़ की। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में और कंप्लीट मैं बनाऊंगा। मेरा मकसद है कि यार आप प्लीज अच्छे से पूरे डिटेल में आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को पढ़ें और अच्छे से आप अच्छे कोडर बने। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।